तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो अर्थ है, गोल गोल घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो सेंटर की तरफ उसको फोर्स खींचता है, ग्रेविटेशन खींचता है, तो उस ग्रेविटेशन को सेंट्रीपिटल बोलेंगे। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगने लगे उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है गोल गोल घूमने के लिए, अगर ये नहीं होगा तो गोल नहीं घूम सकते। एक एग्जांपल बताते हैं, एक लड़का हाथ में पत्थर लेके ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, सबने देखा होगा, आपने भी करा होगा, पत्थर बांध के ऐसे गोल गोल घुमा, तो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है, धागा पत्थर को खींच के अंदर रखा हुआ है। ये जो पत्थर घूम रहा है गोल गोल, उसमें धागा जो थ्रेड लगी है, जो रस्सी लगी है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तब वो गोल गोल घूम रहा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए गोल घूमने का। अब क्या करो, आप धागा को काट दो घूमते समय, तो बताओ ये पत्थर गोल गोल चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, ये पत्थर ऐसे उड़ के इधर भाग जाएगा, टेंजेंशियल दिशा में। किधर चला जाएगा? टेंजेंट की तरफ, इसको टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल पे ऐसे जो टच करते हुए बाहर से लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता? तो एक लाइन जो सर्कल को टच करते हुए क्रॉस होती है, तो इधर उड़ जाएगा पत्थर। तो फिर से सुन ले, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, पहली बात। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का आप सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट हो गया, खत्म हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल दिशा में फ्लाई कर जाएगा। जैसे मान लो पृथ्वी को सन खींच के घुमा रहा है, अगर मान लो सन का ग्रेविटेशन पावर खत्म हो जाए तो पृथ्वी इधर उड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ध्यान सुनेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी या ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center in circular motion, सर्कुलर मोशन में ही लगता है, is called centripetal force। The force acting on object towards the center, सेंटर की तरफ, in circular motion is called centripetal force। ठीक है, अगला पॉइंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। इफ सेंट्रीपिटल फोर्स, if centripetal force become zero या absent, then object will fly, उड़ जाएगा, in tangential direction, ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल दिशा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि अगर अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया तो क्या होगा। एक सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सन के चारों तरफ क्यों घूम रही? ग्रेविटेशन पावर की वजह से, यानी वहां पर ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स है। चलो लिख देते हैं इसको, एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल ये लिखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स between earth and sun acts as, काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी बहुत सारे सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप पत्थर घुमा रहे हो तो धागा फोर्स अप्लाई बाय थ्रेड बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल, जो भी सेंटर की तरफ लग रहा है वो उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे।
तो पृथ्वी जब सन के चारों तरफ घूम रही है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स? तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, वहां पर कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है उसको घूमने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए, कहीं से मिलना चाहिए, तभी आप गोल गोल घूम सकते हैं, नहीं तो गोल गोल नहीं घूम सकते। ये बात क्लियर हो गई ना? तो जब अर्थ घूम रहा है, सन घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? ग्रेविटेशन से आ रहा है। ठीक है, आप रोड पर टर्निंग लेते हो, देखो रोड पे हम लोग ऐसा टर्न लेते हैं, तो रोड भी ऐसा गोल जैसा है, टर्निंग पे रोड तो गोल हो गया। गोल का ये मतलब नहीं कि पूरा गोल गोल घूमना है, थोड़ा सा भी गोल घूमना है तो सेंट्रीपिटल चाहिए। तो उस समय आपका टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। मान लो तुम्हारा टायर चिकना है, तुमने देखा होगा, मान लो तुम्हारा टायर चिकना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गाड़ियों का टायर स्मूथ हो गया घिस के, तो तुम टर्न लोगे तो तुम्हारी गाड़ी फिसल जाएगी, तुम स्कीड करके ऐसे गिर जाओगे रोड पे। हुआ होगा, हो सकता है तुम्हारे साथ कभी। तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ गया, इसीलिए तुम गोल नहीं घूम पाए। याद रखो, गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। दो बच्चे ऐसे हाथ घुमा घुमा के ऐसे गोल 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 ऐसे नाचते हैं, देखे होगे, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? ये हाथ, मान लो एक लड़के ने अचानक से हाथ छोड़ दिया, गए उधर, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, तुम गोल नहीं घूम सकते, गारंटी है इस बात में। समझ में आ गया? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा, तो जरूर एक सेंटर की तरफ उसको कोई खींच के रखा होगा, जो खींच के रखा है उसी को सेंट्रीपिटल बोलेंगे। ग्रेविटेशन खींच के रखा है तो ग्रेविटेशन। यहां पर हम क्यों पढ़ा रहे हैं इस चीज को, यह समझने की आवश्यकता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डायलॉग याद कर जाओ। कोई पूछा क्यों? बिकॉज अर्थ गोल गोल घूम रहा है सन के, और प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहा है सन के, सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है अर्थ के, इन सबको सेंट्रीपिटल कहां से आ रहा है? ग्रेविटेशन से आ रहा है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल। क्या आप जानते हैं फ्री फॉल क्या होता है? जानते हो तो आप बता सकते हैं। क्यों स्लो हो जाएगा उस केस में? क्योंकि तुमने फोर्स अपोजिट लगा दिया। देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मोशन, और तुमने फोर्स इधर लगा दिया, तो फिर ये इसका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, पढ़े हो तुमने सब, और वो स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा, वो सब रुक जाएगा, रिटार्डेशन बोलते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है, मान लो मोशन सामने हो रहा है, मोशन सामने हो रहा है और फोर्स भी सामने लगा दिया हमने, मोशन सामने हो रहा है, फोर्स भी सामने लगा दिए, तो फिर वो इसका एक्सेलरेशन प्लस में आएगा और उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा, गिर रहा है पत्थर, ये देखना, पत्थर जब नीचे गिर रहा है तो पृथ्वी भी तो नीचे ही खींच रही थी और आ भी नीचे रहा है, मतलब जिधर फोर्स उधर ही मोशन, जिधर फोर्स उधर ही मोशन हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। यही केस जब उल्टा हम लोग पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, वो देखो वो स्लो हो जाता है और रुक जाता है बाद में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नीचे खींच रही है, ध्यान से देखो, पृथ्वी नीचे खींच रही ग्रेविटेशनल फोर्स से, और आप जा ऊपर रहे हैं। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो। मोशन और फोर्स का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और आप स्लो हो जाएंगे। डिक्रीज इन वेलोसिटी लिखना चाहिए, बात तो वही हुई, स्लो होना, डिक्रीज इन वेलोसिटी। और अगर फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सॉरी मोशन और फोर्स, मतलब जिधर जा रहे उधर ही धकेले, इधर जा रहे उधर ही धकेले, उधर ही फोर्स लगाए, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगा। तो वही केस होता है, अर्थ की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो अर्थ की फोर्स भी नीचे लग रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, यानी वो एक्सेलरेट होता है, और उस एक्सेलरेशन का नाम रखा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक नया नाम आया, एक नया नाम आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान सुन लेते हैं, एक नया नाम आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले व्हाट इज फ्री फॉल? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा हो तो उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। तो लिख देते हैं हम यहां पे कि when object is falling towards earth surface,
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ is called free fall। पहली बात। दूसरी बात कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। हाँ, तो यहां पे अगली बात क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ सरफेस its velocity increases। कितना इंक्रीज हम ये भी बता सकते हैं। देखो कितना इंक्रीज, तो जब अर्थ की तरफ गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन बच्चों जी के बराबर होता है। एक्सेलरेशन जी, और जी का वैल्यू सबको याद होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का, जिसको लगभग में हम लोग 10 भी लेते हैं। लगभग मतलब हर सेकेंड उसका वेलोसिटी 10 बढ़ेगा। याद रखना, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आइडिया हमने तुमको दिया। ध्यान सुनना, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। 1 सेकेंड बाद जब गिरेगा, 1 सेकेंड के बाद तुम इसका वेलोसिटी ऐसे ऑर्डर बता दोगे, तो वो बिना बनाए। कोई बोला 1 सेकेंड बाद बताओ इसका स्पीड 10, 2 सेकेंड बाद 20, 3 सेकेंड बाद 30, हर सेकेंड इतना बढ़ेगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। यहां पर तो इंक्रीज हो रहा है, बोल सकते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन 10 है तो इंक्रीज भी 10, एक्सेलरेशन 10 है तो इंक्रीज भी 10। तो 0 था, 10 इंक्रीज, तो कितना हो गया 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30। क्या बात है, यानी तुम आराम से बता सकते हो कि कितना, अगर तुमको पता चल गया कितना सेकंड में हम गिर रहे हैं, तुम स्पीड बता सकते हो जमीन पे कितने स्पीड से टकराया आते समय। किसने बोला कि एक पत्थर यहां से गिर रहा है टावर से, उसको जमीन पर आने में 3 सेकंड लगा, बताओ जमीन पर पहुंचा तो उसका वेलोसिटी कितना? ओरल 30, ओरल 30। बोला कैसे? तो 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, खत्म। 5 सेकंड लगा तो 50। यानी जितना ऊपर से गिरोगे उतना जम से चोट लगेगा जमीन पर। बोला कैसे? तो ज्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना वेलोसिटी तुम्हारा बढ़ते जाएगा हर सेकंड 10। मान लो कोई 100 मंजिल से कूदा और कोई 10 मंजिल से कूदा, तो 10 मंजिल वाले कम चोट लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि उसको कम टाइम लगा होगा आने में, तो हर सेकंड 10 बढ़ता है। 100 मंजिल वाला तो गया काम से, बुर्ज खलीफा से कूद गया बेचारा। तो इंक्रीज, तो क्या बोल रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ सरफेस इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहां लिख सकते हो कितना इंक्रीज होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 10 बढ़ेगा, हर सेकेंड 10 बढ़ेगा, अप्रॉक्स एग्जैक्टली 9.8 है। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है सो एक्सेलरेशन होगा। इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो पक्का है। जहां भी वेलोसिटी बढ़े या घटे वहां एक्सेलरेशन होता है। और उसी एक्सेलरेशन को बोला गया जी। जी का नाम क्या है? जी का नाम बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रेविटी है, गलत, तुमने आधा नाम बोला। यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन वर्ड बोलोगे तो तुमको फील होगा कि एक्चुअली एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटी क्या है? तो हमने आपको बताया होगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोला जाता है। सिर्फ अर्थ के, हर जगह नहीं, नॉट एवरीवेयर, सिर्फ अर्थ के प्लैनेट में ग्रेविटी की बात की जाती है। ग्रेविटेशन इज ए जनरल वर्ड। ग्रेविटेशन एक जनरल वर्ड है। जैसे तुम बोलते हो मेल, तो मेल मतलब दुनिया के सारे लड़के आ गए उसमें। लेकिन पार्टिकुलर अगर हम सात्विक शुक्ला बोलते हैं तो फिर तो एक ही लड़का का नाम हुआ ना, वो सबका तो नाम नहीं हो गया, बट वो भी मेल ही है, ऐसा नहीं कि वो फीमेल है। तो वैसी ग्रेविटी वर्ड मतलब ही ग्रेविटेशन ही होता है, बट इट शोज ओनली अबाउट अर्थ, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लैनेट। बट अगर आप ग्रेविटेशन बोलेंगे देन सब कुछ आ सकता है उसमें, अर्थ, प्लैनेट, सन, सैटेलाइट, एवरीवेयर, हर जगह ग्रेविटेशन है, राइट। हर जगह ग्रेविटी नहीं है, हर जगह ग्रेविटेशन है, हर जगह ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी अर्थ के बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये सब बकवास है, नॉलेज आप गेन करें।
डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके नाम में ही डेफिनेशन है। हिंदी को, इसका हिंदी बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू छूट गया, मतलब हिंदी क्या निकल रहा है? अर्थ के वजह से एक्सेलरेशन। डेफिनेशन हम इंग्लिश में ही लिखेंगे क्या, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है उसका एक एक्सेलरेशन होता है, उसी को एक्सेलरेशन ड्यू। अबे यहां भी तो वही लिखा है। तो ये सब तुमको मूर्ख बना देते हैं लोग। डेफिनेशन फेफिनेशन जैसा कुछ होता नहीं फिजिक्स में। फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, समझ आ जाता है यहाँ पे चीजों को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। तो क्या बोलेंगे हम लोग? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड जी। चलेगा ना शॉर्ट में? जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बोला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगा है? बिकॉज ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। अप्रॉक्स में हम लोग 10 भी लेते हैं, बट ये नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड। ये कहां है? सिर्फ जहां पे लिखा है 9.8, मतलब हर जगह पर जी चेंज होता है। क्या बात है? पता है अक्सर बच्चों से एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? तो एक बच्चा बोलता है ये छोटा लेटर एबीसीडी का है और वो बड़ा वाला एबीसीडी का है। देखो बहुत अंतर है। ये कैपिटल जी भरोसेमंद है, धोखा नहीं देगा तुमको हमेशा एक जगह। इसका नाम भी अलग है, इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू बदल जाता है, इसका नहीं बदलता है। डिफरेंस लिख लेना, कल घर से लिख के लाना। उसके बाद क्या होता है? दोनों का यूनिट अलग है, दोनों का यूनिट अलग है, दोनों का वैल्यू अलग है। क्या बात है? 4-5 डिफरेंस तो मैं इसी बता दी मजाक मजाक में। ठीक है, तो आप होमवर्क इज नोट कर ले। राइट डिफरेंस बिटवीन जीजा जी हो गया है तो जी जी जीजा जी। होमवर्क, राइट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, जरूर लिख के लाएंगे। ओके, तो ध्यान दे इधर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों का डेफिनेशन भी है, एक डेफिनेशन भी आ जाएगा। इसका वैल्यू इतना, और ये नॉट फिक्स है, ये चेंज होता है, चेंज होता है, ये याद रखना। चेंजेस प्लेस टू प्लेस, मतलब अर्थ पे ही चेंज हो जाएगा। दूसरे प्लैनेट की तुम गोली मार दो, तुम अर्थ पे ही चेंज हो जाएगा। अगर पोल पे चले जाओ तो अलग, इक्वेटर पे चले जाओ तो अलग, पहाड़ पे चले जाओ तो अलग, समुद्र में चले जाओ तो अलग। अबे तेरी के बहुत चेंज होता है यार ये। हाउ चेंज होता है? क्योंकि अर्थ का फोर्स हर जगह चेंज होता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में जानना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एसआई यूनिट क्या है? ये तो मिल गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और कुछ बताने वाले थे क्या हम लोग? बताओ बच्चों। तो फिर से देख ले बच्चों, ग्रेविटी वर्ड बार बार यूज होगा। ग्रेविटी मतलब, फिर से सुन लो, ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड बाय अर्थ। यानी अर्थ जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो उसको हम लोग ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, टेलिंग भी बोल सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम बोलो, हम तो बोलेंगे मत बोलो, तुम ग्रेविटी वर्ड यूज करो ही मत कहीं, बिकॉज ये सेफ साइड नहीं होता है। ग्रेविटेशन इज कॉमन वर्ड, आप हर जगह यूज करें। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड बाय अर्थ। अगर अर्थ लगाता है ग्रेविटेशन के फोर्स को, तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, हम लोग भी उस पर रहते हैं, तो उसका नाम कुछ बना लेंगे अपने मन से। भाई मेरा पसंदीदा है तो हमने उसके लिए एक नया वर्ड बना लिया, ग्रेविटी। अर्थ के पास ग्रेविटी है, मून के पास ग्रेविटेशनल पावर है, जुपिटर के पास ग्रेविटेशन है। तो क्या अर्थ के पास ग्रेविटेशन नहीं है? अरे भाई ग्रेविटेशन तो सबके पास है इस दुनिया में, ग्रेविटी सबके पास नहीं है, बिकॉज ग्रेविटी इज यूज फॉर ओनली अर्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बच्चा हमसे पूछने लगा कि सर ये वैल्यू आया कहां से? जैसे हमने तुमको कैपिटल जी का वैल्यू बताया था, कहां से आया था? कैसे? 1-1 केजी का 2 ऑब्जेक्ट ले लो, हाँ, उसको 1 मीटर दूर रख दो, उनके बीच जितना फोर्स लगा उसको नाप लो, दैट इज कैपिटल जी। अब स्मॉल जी कहां से आया सर? 9.8 पता कैसे चला कि गिर रही तो 9.8 वेलोसिटी बढ़ रही, पता कैसे चला? तो उसका भी फॉर्मूला होगा भाई, जैसे इसका फॉर्मूला था
उस तो स्मॉल जी का भी फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, तो स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला आपको लिख देना ताकि काम आएगा डिफरेंस में। स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। देखना ये फॉर्मूला जो याद कर रहा है वो दिमाग नहीं लगा रहा है, वो फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं है। बोला क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारे पिछले फॉर्मूले से ही निकाला गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पिछले फॉर्मूले से ही निकाला गया है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, देखो तो थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे एफ का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था कैपिटल जी, मान लो ऐसा करते हैं, एक अर्थ है कैपिटल एम मास का, इस पे एक किलो का वस्तु रखे स्मॉल एम। ध्यान से सुनना, अब हम m1 m2 नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम लिखेंगे। कोई कसम थोड़ी खाओ कि m1 m2, कोई भी मास जिसका वैल्यू है डालो m n। अच्छा, इसमें दूरी कितना होता था? रेडियस, याद करो अर्थ का रेडियस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला उसी से आया, को बोला कैसे, तो तुम बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास। तो ये फोर्स है, तो इस फॉर्मूले में मास होगा और एक्सेलरेशन होगा। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला दिया है, इसमें मास होगा और एक्सेलरेशन होगा। ओके, अगर हम इस फॉर्मूले में से मास को काट दे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? बताओ। अगर एक फॉर्मूला लिखा है फोर्स का, उस फॉर्मूले में दो चीज होती है। फोर्स का फॉर्मूला दुनिया में कोई भी m इंटू ए ही होता है। हमको कुछ बड़ा सा दिख रहा है, अगर हम उसमें से एक मास को हटा दें तो जो बच जाएगा उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए होता है, अगर हम मास को काट दें तो जो बच जाएगा वो किसका वैल्यू होगा? बताइए किसका होगा? एक्सेलरेशन का। फोर्स का बोल रहा है बाप, एक से एक। तो यहां से मास काट दो, यहां से मास काट दो तो देखो क्या बच गया, क्या बच गया बच्चों? जी एम बाई आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू होगा? एक्सेलरेशन का। ये किसका वैल्यू होगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। और इसी एक्सेलरेशन को तो जी बोलते हैं। जी क्या है भाई? जी भी एक एक्सेलरेशन ही है। तो याद करो, कुछ क्वेश्चन हम बनाए होंगे तुमको मोशन इन वन डायमेंशन, तो हम बोलते थे ए की जगह जी डाल दो, यानी ए और जी में कोई फर्क नहीं है, बस सिंबल बदल देना है। तो मतलब ये जी का फॉर्मूला कहां से है तुमको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? हम जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं देखते हैं आप लोग कि नहीं देखते हैं? अच्छे, हम लोग फालतू पकड़ भेज रहे हैं। देखते नहीं तुम लोग, नहीं देखते। तो इधर तो हम लोग इसको डेरिवेशन करने के लिए तो स्मॉल जी के लिए अर्थ की जरूरत है, बिकॉज अर्थ के लिए जी होता है। हर जगह जी नहीं है ना। मंगल पे फेंकोगे जाके या मून पे फेंकोगे तो क्या जी से गिरेगा? एक बात बताओ, पृथ्वी पर फेंके तो उसका वेलोसिटी हर सेकंड 9 बढ़ 9 क्या मार्स पे या मून पे फेंके तो बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ये जीव अर्थ के पास है। इसका नाम पढ़ो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड किसके लिए यूज करना है? बार बता रहे, अर्थ। तो वहां ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम एक डायग्राम बनाएंगे अर्थ का। ये मेरा अर्थ है, अर्थ के मास को कैपिटल एम माना जाता है। ये क्या है आपका बच्चों? अर्थ है। इस अर्थ पे एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रख दिए स्मॉल एम, और अर्थ का रेडियस कितना है? आर। दूरी सेंटर से सेंटर में लेते हैं। तो अब बताओ इसके लिए न्यूटन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो हम यहां लिखते हैं क्या कि लेट, मान लो कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस्ड रखा है, कहां रखा? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस है आर। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का लॉ पढ़े हो ना? ये यूनिवर्सल लॉ तुम बोले थे शायद, दोनों एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो उसका फॉर्मूला है F इक्वल टू जी स्मॉल m1 m2 बाई डी स्क्वायर। क्या हम इस फिगर को देखते हुए इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। जी तो कभी चेंज नहीं होता है। m1 को मान लो कैपिटल एम, दो मास से तुमको मतलब है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, अपॉन दूरी हो गया आर स्क्वायर। बस छोटे इक्वेशन नंबर 1। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बताओ बच्चों न्यूटन के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला क्या था? न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ोगे तो मोशन में, बताइए उसका क्या फॉर्मूला था?
तो फॉर्मूला रहेगा बच्चों, जब भी कोई आपसे सेकेंड लॉ से फॉर्मूला पूछे तो यही बोलो, F इक्वल टू एम इंटू ए। अच्छा, जब अर्थ की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, हियर, यहाँ पर ए किसके बराबर होगा, जी के। हम बोला पूरा बोल दिए, पूरे चैप्टर में ए जी बना लो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू एम इंटू जी। इसी को वेट फोर्स भी बोलते हैं, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, वेट फोर्स। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे, वेट भी एक फोर्स होता है। वजन, वेट क्या होता है, पृथ्वी तुमको खींच रही है वही तुम्हारा वेट, एम जी इतना ही आएगा। छोड़, हमारा बोलिए, हमको वेट नहीं बोलना है यहाँ पे। ये इक्वेशन 2, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, दोनों इक्वेट हो सकता है। आप मैथ्स पढ़ते हो, ये इक्वेशन 1, इसका LHS इसका LHS सेम है, तो RHS भी सेम होगा, तो कर लो इक्वल। फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो mg इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो हमने बोला था ना m से m कट जाएगा, देखो वही हुआ। हम देखो ओरल समझा दिए थे, एक लाइन में समझा दिया था हमने, यहाँ हमने 5 लाइन कर दिया उसको, क्योंकि पेपर में करना है तो ऐसा करना पड़ता है। बट समझना एक अलग चीज होता है, रटना एक अलग होता है। ये बन गया जी का फॉर्मूला। समझने के लिए तो समझदार बच्चा एक लाइन से समझ जाएगा, ये फोर्स है, ये फोर्स है, इसमें से मास कट गया, एक्सेलरेशन बन गया। देखो एक लाइन, यहाँ पे फोर्स की जगह m इंटू ए लिख दो, m काट दो, आ गया। वही तो हमने भी किया है, बस हम घुमा दिए उसको, बस हम उसको 2-3 लाइन घुमा दिए। ये तो कोई चाहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा, f के जगह लिख देता है m इंटू ए के जगह पर g, m काट दिए, खत्म, बन गया जी का फॉर्मूला। दिस इज वैल्यू ऑफ g, दिस इज वैल्यू ऑफ g, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहीं से जी का वैल्यू निकाला गया। देखो ध्यान से, क्या तुमको कैपिटल जी पता है? यस पता है, हमेशा पता रहता है, फिक्स है। क्या एम पता है? यस पता है। 2 क्वेश्चन तुमने किया है कॉपी में खोजना, अर्थ का मास हमने लिखाया था, मेरे को तो याद भी है, तुमको तो याद भी नहीं होगा। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये वजन है अर्थ का। किसी को रेडियस पता है अर्थ का? रेडियस याद है? ये सब तो फिक्स है ना यार, बदलेगा तो नहीं। बताओ, रेडियस पता है किसी को? नहीं पता, चलो मेरे को पता है। ओके, गुड गुड गुड। 6.4 इंटू 10 का पावर 6, तो ये सारे वैल्यू अगर तुम रख के सॉल्व करोगे तो जी का वैल्यू 9.8 आ जाएगा। तो आपको समझना होगा जी कहां से आया। अगर आप ये कर लिए कॉपी तो हम करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ जी समझ में आ गया होगा। वैल्यू ऑफ जी, ये जी का वैल्यू है, सब वैल्यू पता आपको, कैपिटल जी आर सब पुट करके सॉल्व करो। ये आपने किया है पहले भी, 9.8 न्यूटन हमने फोर्स निकाला था, अभी जी निकाले, इतना ही आया। बस जी का यूनिट ध्यान दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का ही यूनिट है। अब जी चेंज कैसे होगा? तो कुछ बच्चे इसको याद कर जाते हैं कि एम इज मास ऑफ अर्थ, बट हम उसको बोलते हैं, ऐसा सोचो कि एम इज मास ऑफ दैट प्लैनेट जिसपे जी निकाला गया। एम इज मास ऑफ द प्लैनेट। हम अर्थ पे निकाल रहे हैं तो अर्थ की मास करेंगे, अगर हम जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर का मास लेंगे। ओके, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट? बिल्कुल। तो क्या वो चेंज होता है? हाँ, वो तो चेंज होता है। प्लैनेट बाय प्लैनेट रेडियस चेंज होगा, प्लैनेट बाय प्लैनेट मास चेंज होगा, तो मास और रेडियस 2 चेंज होगा, उसीलिए जी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, कैपिटल जी तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, वो तो बहुत जिद्दी इंसान है। तो यानी जी का बदलाव इस मास और रेडियस 2 पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है।